स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर 1 का पार्ट सेकेंड पार्ट इज द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें सम इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो सबसे पहले हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है 1774। तो 1774 में क्या हुआ था? Louis XVI becomes the king of the France, faces empty treasure and growing discontent within society of the old regime. 1774 में जो लुई 16 था वो वहाँ फ्रांस का राजा बना था। उसने खाली तिजोरी देखी थी एंड वहाँ की बहुत ज़्यादा ओल्ड सोसाइटी की वहाँ का बहुत देखा कि भाई कैसी हालत हो रखी है यहाँ के लोगों की। फिर 1789 में कॉन्वोकेशन ऑफ द एस्टेट्स जनरल, our state forms national assembly, the Bastille is stormed, peasants revolt in the countryside। और 1789 में क्या देखा, जो थर्ड स्टेट थी उन्होंने अपनी असेंबली फॉर्म कर ली थी एक, जिसको उन्होंने नाम दिया नेशनल असेंबली। और जो बेस्टाइल था, जो वहाँ की जेल थी, उसको तोड़ दिया गया था। और जो पीजेंट्स थे वहाँ के, उन्होंने कंट्री साइड में रिवॉल्ट करना, लड़ाई करना शुरू कर दिया था। 1791 में क्या हुआ था? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड to limit the power of the king and to guarantee basic rights to all human beings। 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वहाँ पे, जहाँ पे किंग की पावर पे थोड़ी सी पाबंदियाँ लगाई गई थी और कुछ गारंटी दी गई वहाँ के लोगों को कि आपके राइट्स सेफ रहेंगे। 1792 से लेकर 1793 तक क्या रहा था? फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक एंड द किंग इज बिहेडेड। ओवरथ्रो ऑफ द जैकोबियन रिपब्लिक, अ डिक्री रूल्ड फ्रांस। 1792 से 1793 में जो फ्रांस था वो रिपब्लिक हो गया था। वहाँ के राजा को हटा दिया गया था, मतलब उसका सर कलम करवा दिया गया था, बिहेडेड। और उस वहाँ की जो जैकोबियन रिपब्लिक थी उसको भी हटा दिया गया था और डायरेक्टरी रूल्स जहाँ फ्रांस के चलते थे। अब बात करते हैं 1804 में क्या हुआ था। नेपोलियन बिकम्स एम्परर ऑफ फ्रांस, एनेक्सेस लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप। 1804 में नेपोलियन जो था वो वहाँ का फ्रांस का एम्परर बन गया था और उसने यूरोप के बहुत बड़े पार्ट पे अपना कब्जा कर लिया था। 1815 में नेपोलियन डिफीटेड एट वाटरलू। 1815 में क्या हुआ था? नेपोलियन ने एक जंग लड़ी थी वाटरलू जिसका नाम था, वो उसमें हार गया था। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ी हैं, अभी हम इनके बारे में पूरी तरीके से आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। लेट्स रीड। Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section। आपने पिछले अभी फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था हमने कि लुई 16 को किसी कारणों की वजह से वहाँ की टैक्सेस को बढ़ाना पड़ गया था। How do you think he could have gone about doing this? आपको क्या लगता है उसने ये सब कैसे किया होगा, कैसे सोचा होगा? In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his own will। फ्रांस के ओल्ड रिजम में मतलब 1789 से पहले जो राजा था, मुनार्क होता था वहाँ का, उसके पास पूरी पावर नहीं होती थी कि वो जब उसका मन करे तब वो टैक्सेस लगा दे। Rather he had to call a meeting of the Estate General which would then pass his proposal for the new tax। वो खुद से कोई भी डिसीजन टैक्स पर नहीं लगा सकता था, इसीलिए उस किसी भी टैक्स को लगाने के लिए पहले एक मीटिंग बुलाई जाती थी। किसकी मीटिंग होती थी? एस्टेट जनरल की। जो कि प्रपोजल होता था उसको पास करना ना करना है वो एस्टेट जनरल की मीटिंग में डिसाइड होता था। द एस्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 एस्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। जो एस्टेट जनरल थी वो एक पॉलिटिकल बॉडी थी जहाँ पे जो तीनों एस्टेट्स होती थी वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजा करते थे। However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body। बट वो मीटिंग बुलानी कब है ये मुनार्क के हाथ में होता था। उसका मन होगा तो मीटिंग बुलाएगा, नहीं तो वो नहीं बुलाएगा। द लास्ट टाइम इट वॉज डन इन 1614। अभी तो मीटिंग रखी गई है बट उससे पहले लास्ट 1614 में वो मीटिंग रखी गई थी। ऑन 5 May 1789 Louis XVI called together an assembly of the Estate General to pass the proposal for the new taxes। अब मीटिंग एक सबसे लास्ट मीटिंग जो रखी गई थी वो 1614 में रखी गई थी और अब जो मीटिंग रखी गई है वो 5 May 1789 को रखी गई है लुई 16 के राज में, जिसने ये क्या प्रपोजल किया था उसने उस मीटिंग में कि हमें टैक्स बढ़ाने हैं। A replacement hall in Versailles was prepared to host the delegates। एक बड़ा सा हॉल वर्सलीज जो हमने पढ़ा था, वहाँ का पैलेस था जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत थी, वहाँ का एक कमरा
एक हॉल प्रिपेयर किया गया वहाँ की मीटिंग के लिए। The first and the second estates sent 300 representatives each, who were seated in rows facing each other on the two sides. अब क्या था कि जो फर्स्ट और सेकंड estates थी उन्होंने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे। मान लीजिए ये एक कमरा है, यहाँ पे फर्स्ट estate के बैठे, इनको फेस करके यहाँ पे सेकंड estate के 300 मेंबर बैठे हुए थे। And while the 600 members of the third estate had to stand at the back, और जबकि जो थर्ड estate थी उनको इनके पीछे खड़ा करवा दिया गया था कि आप लोग बैठेंगे नहीं, आप यहाँ खड़े रहेंगे। Peasants, artisans and women were denied entry to the assembly, और जिसमें कि जो थर्ड estate में से भी जो peasants होते थे, artisans होते थे, छोटी मोटी कलाकारी और कारीगरी करते थे वो, और जो women's थी उनको असेंबली में आना अलाउड ही नहीं था। However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representative had brought with them. जबकि उनकी जितनी भी शिकायतें थीं, जितनी भी मुश्किलें थी, परेशानी थी, जितनी भी डिमांड्स थी उनकी, वो करीब 40,000 लेटरों में लिखी हुई थी जो कि रिप्रेजेंटेटिव लेके आए थे असेंबली हॉल में। Voting in the States General in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. और जहाँ वहाँ पे जो वोटिंग होती थी वो ये नहीं थी कि हर इंसान की एक वोट होगा, वहाँ पे एक स्टेट का एक वोट होता था। यानी कि जो हमारे क्लर्जी होते थे उनका एक वोट, जो हमारे सेकंड स्टेट होती थी उनका एक वोट, जो हमारी थर्ड स्टेट होती थी उनका एक वोट, पूरी यानी कि जो क्लर्जी होते थे उनका एक वोट, जो सेकंड स्टेट थी उनका एक वोट, और जो थर्ड स्टेट थी उनका एक वोट। दिस टाइम टू लुई 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। इस बार भी लुई 16 ने कहा कि यही प्रैक्टिस होगा, हर स्टेट का सिर्फ एक ही वोट होगा। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल। बट जो थर्ड स्टेट थी उनके लोगों ने डिमांड किया कि नहीं, पूरी असेंबली के वोट्स माने जाने चाहिए, मतलब पर पर्सन वोट होना चाहिए, where each member would have one vote. This was one of the democratic principles put forward by the philosopher like Rousseau in his book द सोशल कॉन्टेक्ट। ये एक तरीके का प्रपोजल था जो कि लाइक अभी हमने पीछे पढ़ा था कि बहुत से फिलोसोफर्स थे जिन्होंने बुक लिखी थी, वैसे ही एक फिलोसोफर थे रॉसियो जिनकी एक बुक जिन्होंने बुक लिखी थी द सोशल कॉन्टेक्ट। उसमें उन्होंने बताया था कि ईच पर्सन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हर इंसान का एक अपना वोट होना चाहिए। When the king rejected this proposal, members of the third estate walked out of the assembly in protest. जब राजा ने उनका ये डिमांड कि हर इंसान का एक वोट होना चाहिए इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, तो जो थर्ड स्टेट के सारे लोग थे वो उन्होंने असेंबली को छोड़ के वो वहाँ से प्रोटेस्ट के लिए वहाँ से चले गए। The representatives of the third estate viewed themselves as spokesmen for the whole French nation. और जो थर्ड स्टेट की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में गए थे उन्होंने ये सोच लिया कि हम अब इनके स्पोक्समैन बनेंगे, हम थर्ड स्टेट के, हम गाइड करेंगे। On 20 June, they assembled in the hall of indoor tennis court in the ground of Versailles. वर्सलीज में एक ग्राउंड था, टेनिस कोर्ट था, जो कि वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया 20 जून को मिलना सब लोगों ने। They declared themselves as the National Assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch. वहाँ पे जब वो सब लोग इकट्ठा हुए 20 जून को, उन्होंने डिसाइड किया कि हम नेशनल असेंबली, अपने आप को उन्होंने एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, और उन्होंने कसम खाई कि अब हम जब तक हार नहीं मानेंगे जब तक एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता जो कि यहाँ का जो राजा है इसकी पावर में लिमिट नहीं लगा सकता, तो कुछ पाबंदियाँ नहीं लग जाती। दे वर लेड बाय मीराब्यू एंड अबेसिस। और ये जो पूरा रिवॉल्ट था जो 20 जून से और जो भी था, ये किसने लेड किया था पूरा, कौन इसमें सबसे ज़्यादा आगे था? मीराब्यू एंड अबेसिस। Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with a society of feudal privileges. मीराब्यू एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, बट उन्हें ये लगता था कि फ्यूडरल प्रिविलेज नहीं होने चाहिए, किसी मतलब बर्थ से किसी को भी राइट्स नहीं होने चाहिए, उसकी काबिलियत पे होनी चाहिए। He brought out a general and delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles. वो बहुत ज़्यादा जर्नल्स में काम करता था और वो ना स्पीचेस दिया करता था बहुत पावरफुल, जिससे जो लोग वहाँ पे असेंबल होते थे वर्सलीज पे उनको स्पीच कर देता था, उनको मोटिवेट करता था कि भाई हमें किस तरीके से काम करना चाहिए और किस तरीके से हम इस चीज़ में लड़ सकते हैं और अपना हक पा सकते हैं। अबेसीज ओरिजिनली अ प्रीस्ट। जो अबेसीज था वो एक तरीके से प्रीस्ट था who wrote an influential pamphlet called What is the Third Estate, जिन्होंने एक बहुत ही important pamphlet लिखा था
किस नाम से? व्हाट इज द थर्ड एस्टेट? While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France sat with turmoil. जबकि जो पूरी जो नेशनल असेंबली थी वो बिजी थी वर्सलीज पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, बाकी का जो फ्रांस था वो एक टर्मोइल में था, मतलब बहुत ज़्यादा एक वो हो जाती है ना कि भाई बहुत अफरा तफरी, वो उस वाली कंडीशन में था। अ सीवियर विंटर हैड मीट अ बैड हार्वेस्ट। जो वहाँ की जो ठंड थी वो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वहाँ की जो हार्वेस्ट थी वो ख़राब हो गई थी। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, ब्रेड के प्राइस जो बढ़ गए थे। ऑफ्टन बेकर्स एक्सप्लॉइट द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज, और बेकर्स कभी भी क्या करते थे, वो सप्लाई ही नहीं करते थे और रख लेते थे अपने पास रोक के कि जब अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तब बेचेंगे, तब हमारा ज़्यादा फ़ायदा होगा। आफ्टर स्पेंडिंग हार्स इन लॉन्ग क्वीज एट द बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉम्ड इनटू द शॉप्स। अब क्या होता था, जो वहाँ की वुमेन्स थी उनको बहुत लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था सिर्फ ब्रेड लेने के लिए। बट एक टाइम ऐसा है कि उनको बहुत गुस्सा, उन्होंने बिल्कुल लड़ाई पे आ गए कि भाई हमें चाहिए। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस, और उसी समय जब ये सब चीज़ें चल रही थी फ्रांस में, किंग ने अपने जो वो थी सेना, उसको कह दिया कि आप पेरिस के अंदर एंटर कर दीजिए, जो सिटी थी उसके अंदर आप एंटर करिए। ऑन जुलाई 14 द एजिटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 14 जुलाई को क्या हुआ कि जो बेस्टिल थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी। In the countryside, rumors spread from village to village that the lord of the manor had hired bands of brigades who were on their way to destroy the ripe of crops. और रूमर्स, जो कंट्री साइड पे रूमर्स भी फैल चुके थे, मतलब गांव से गांव, हर गांव में ये रूमर्स फैल चुके थे कि वहाँ का जो मेनर है, मेनर कौन होते हैं? एस्टेट, जो एक उस एस्टेट कंसिस्टिंग ऑफ लॉर्ड्स, लैंड एंड हिज मेंशन, मतलब वहाँ का उस एरिया का जो लॉर्ड होता है उसको मेनर कहते हैं। उसने बहुत सारे वो अपने, वो कहते हैं ना, हायर कर लेते हैं काम करवाने के लिए, लोग वो हायर कर लिए थे जो कि जो फसल थी उनको ख़राब करने आने वाले थे। Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked shooters. और फिर इसी चक्कर में, उन डर के चक्कर में, और इतना सारा वो चीज़ें चल रही थी, उनको बहुत डर था कहीं हमारी फसल ख़राब ना हो जाए, हमारा नुकसान ना हो जाए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चीटिक्स पर अटैक कर दिया। चीटिक्स क्या था, उस जो नोबल मैंस होते हैं उनकी रहने की जगह, लाइक अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स हाउस, वहाँ पर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। They looted hoarded grains and burned down documents containing records of the manorial use. उन्होंने वहाँ गए, उनको वहाँ उनके घरों को लूटा, जितने ग्रेन्स थे वो ले लिए, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे जो जिसमें उनका रिकॉर्ड होता था किससे कितनी वसूली करनी है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जला दिए। A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries. बहुत सारे जो नोबल्स थे वो अपने घर से भाग गए, कुछ तो नेबरिंग कंट्रीज में चले गए। Faced with the power of these revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition of the National Assembly and accepted the principle that his power will now to be checked by a constitution. इन सब चीज़ों को देखते हुए लुई 16 ने फाइनली डिसाइड किया कि नेशनल असेंबली एक को रिकॉग्नाइज कर ले कि हाँ ये नेशनल असेंबली है, और जो मेरी पावर्स हैं उन पे अब एक और वो नई पावर बना दी कि भाई मैं कोई भी डिसीजन नहीं लूँगा, मैं डिसीजन लूँगा तो वो कोई चेक करने वाला होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। भाई मैं अकेले डिसीजन नहीं ले सकता, अगर मैं लूँगा तो मुझे भी परमिशन लेनी पड़ेगी। On the night of 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes. और 4 अगस्त 1789 को उस नेशनल असेंबली ने एक डिग्री एब्लॉइश करी जिसमें फ्यूडल सिस्टम और ऑब्लिक टैक्सेस को हटा दिया गया। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, और जो क्लर्जी थे उनको भी फोर्स किया गया कि उनकी भी जितनी भी प्रिविलेजेस हैं वो हटा दी जाएं। टिथ्स वर एब्लॉइज्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्चेस वर कॉन्फिस्केटेड, जो टिथ्स से उनको भी हटा दिया गया, और जो चर्च थे उनके भी जितने भी वो फालतू के जो वसूली करते थे उनको भी एब्लॉइज कर दिया, ख़त्म कर दिया गया। उस नेशनल असेंबली ने ये सब चीज़ें ख़त्म कर दी। एज अ रिजल्ट, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, द गवर्नमेंट एक्वायर एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिव्स। जिसके रिजल्ट क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने करीब करीब 2 बिलियन लिव्स की चीज़ें अपने पास कर ली, मतलब ऑब्वियसली चीज़ें अपने नाम कर ली। फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब क्या हुआ, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, मतलब मोनार्की भी है और कॉन्स्टिट्यूशनली भी, मतलब एक राजा तो है बट कॉन्स्टिट्यूशनली वो काम करेगा।
The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. 1791 में उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी रूल्स थे उसका बना के एक ड्राफ्ट पूरा कर लिया. Its main object was to limit the powers of the monarch. उस असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन पास किया था उसका मेन मुद्दा क्या था कि भाई उनको मोनार्क की जो पावर्स थी उनको लिमिट करना था, कम करनी थी. These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions: the legislative, executive and judiciary. अब पहले क्या था कि जो पावर थी वो सिर्फ एक इंसान के हाथ में थी, बट इस कॉन्स्टिट्यूशन के पास होने के बाद जो पावर है वो एक के हाथ में नहीं है, अब वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में बट गई है. दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. इसी वजह से वो जो फ्रांस था वो क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. फिगर 7 एक्सप्लेन्स हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क. अब ये जो फिगर है ये एक्सप्लेन करती है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसे वर्क करेगा. 3 में बटा हुआ था, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव. जो जुडिशरी होता है उसमें जज है, एग्जीक्यूटिव में किंग आ जाएंगे और उसके मिनिस्टर्स आ जाते हैं, लेजिस्लेटिव में नेशनल असेंबली जो बनाई गई थी और इलेक्टर्स जो उनको इलेक्ट करते हैं. जो एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स होते थे वहाँ के स्टेट के जो बाकी सिटीजन्स होते थे वो वोट करते थे जज के लिए और वोट करते थे किसके लिए, इलेक्टर्स के लिए. और फिर जो इलेक्टर्स होते थे वो वोट करते थे लेजिस्लेचर के लिए. जो लेजिस्लेटिव नेशनल असेंबली है जो हमारी लेजिस्लेचर में आती है वो कंट्रोल करती थी किंग को और मिनिस्टर्स को, और वाइस वर्सा होता था, किंग नेशनल असेंबली को कंट्रोल करता था. The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly. The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly which was indirectly elected. और जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसने कहा था कि अब नेशनल असेंबली लॉ बनाएगी जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती थी. फिर हम पढ़ेंगे कैसे. That is, citizens voted for a group of electors who in turn chose the assembly. सबसे पहले जो वहाँ के सिटीजन्स होते थे वो कुछ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को चूज करते थे जो कि असेंबली में काम करेंगे, जो कि असेंबली के मेंबर्स को चुनते थे. मतलब सबसे पहले जो सिटीजन्स होते थे वो कुछ मेंबर्स इलेक्टर्स चूज करते थे, अभी जो हमने ऊपर देखा. फिर वो जो इलेक्टर्स होते थे वो नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चूज करते थे. नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट. जबकि वहाँ के सारे जो सिटीजन्स थे पेरिस फ्रांस के उन सबके पास राइट टू वोट था ही नहीं. Only men above 25 years of the age who paid taxes equal to at least 3 days of a labor's wage were given to status of active citizens. मतलब जो वहाँ के जो लोग थे जो कि मैन थे, स्पेशली मैन नॉट वुमेन्स, मैन जो थे जो कि वो भी उसमें भी कंडीशन थी मैन वोट करेंगे, 25 साल से ऊपर के होने चाहिए और वो इतना टैक्स पे करना चाहिए कि लाइक एक लेबर की 3 दिन की सैलरी तो हो. अगर वो इतना टैक्स पे कर रहे हैं तो वो एक्टिव सिटीजन्स की लिस्ट में आएंगे. दैट इज़ दे वर एंटाइटल्ड टू वोट, जिसका मतलब है कि वो वोट कर सकते हैं. जैसे कि अब क्या है 18 साल से ऊपर होने चाहिए तो आप वोट कर सकते हैं, बट फ्रांस में तब क्या था कि सबसे पहले आप मैन होने चाहिए, वुमेन्स को वोट टू राइट टू वोट था ही नहीं. उसके बाद आपकी एज 25 और 25 से अबव होनी चाहिए और आप इतना टैक्स पे करना चाहिए कि आपकी टैक्स इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द 3 days ऑफ अ लेबर्स वेज. The remaining men and women were classed as passive citizens. जो बचे हुए मेंस होते थे, जो वुमेन्स होती थी, उनको किस नाम से जाना जाता था, पैसिव सिटीजन्स के नाम से. To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong the highest bracket of the taxpayer. अगर आपको सबसे पहले इलेक्टर बनना है और इलेक्टर के बाद आपको अगर मेंबर ऑफ असेंबली बनना है तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ क्या होता है, आप सबसे ज़्यादा टैक्स पे करना चाहिए. जितना ज़्यादा आप टैक्स पे करोगे उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे आपके मेंबर ऑफ द असेंबली में बनने के लिए. The Constitution began with the Declaration of the Right of Man and Citizens. और जो Constitution बना उसने डिक्लेयर किया राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स के राइट्स को. राइट्स अब उसमें कौन कौन से राइट थे, राइट टू लाइफ थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई भी जीने का किस सबका अपना अपना अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि कोई कुछ भी बोल सकता है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन अपने ओपिनियन रख सकता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब इक्वल है, ये नहीं कि ये ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा वो ये ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, नहीं, सब इक्वल है बिफोर लॉ. पर इस्टेब्लिश एज नेचुरल एंड इनएबल लॉज, इनको ऐसे क्या ये होने चाहिए और बिना इनको चेंज नहीं किया जा सकता. दैट इज़ दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बींग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन, जिसका मतलब है ये हर इंसान पे होंगे ये राइट्स और
ये उस इंसान से लिए नहीं जा सकते उसके राइट्स। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट, और ये स्टेट की ड्यूटी है कि किसी भी सिटीजन्स के ये राइट उनसे ना छीने जाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं। सबसे पहले द ब्रोकन चेन, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? चेन वर यूज टू फेटर स्लेव्स, अ ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। ये एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री मतलब कि अब हम आज़ाद हैं, इस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करती है। अ बंडल ऑफ रॉड्स, ये जो बंडल ऑफ रॉड्स है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वन रॉड कैन बी इजिली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि अगर एक हो तो कोई भी तोड़ सकता है, बट अगर बहुत सारे हों तो उनको तोड़ना मुश्किल है। दैट इज स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। नेक्स्ट है द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, एक ट्राइंगल के अंदर आई है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। कि भाई सच्चाई की हमेशा जीत होगी, बस आपके अंदर नॉलेज है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्रिप्टर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ये रॉयल पावर दिखाती थी। नेक्स्ट है स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, एक स्नेक है जो अपनी ही एक पूंछ को बाइट कर रहा है, एक रिंग बना रहा है। ये क्या सिंबल करता है? सिंबल ऑफ एटर्निटी, अ रिंग हैज़ नाइदर बिगिन नॉर एंड, मतलब किसी इस चीज़ का कभी अंत नहीं है, जो चीज़ शुरू होती है ज़रूरी नहीं वो ख़त्म ही हो, इट्स नेवर एंडिंग। देन हियर इट इज़ रेड फाइरिजियन कैप, कैप वॉन बाय स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। ये वो कैप है जब कोई एक स्लेव होता है वो फ्री हो जाता है तो वो उसको सिंबल करती है कि अगर किसी ने पहन रखा है तो उसका ये मतलब है कि भाई ये पहले स्लेव था अब ये फ्री है। नेक्स्ट है ब्लू वाइट रेड विच इज़ द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। ये ब्लू वाइट रेड ये फ्रांस के नेशनल कलर थे, जैसे इंडिया का है ऑरेंज वाइट ग्रीन, फ्रांस के क्या थे? ब्लू वाइट और रेड। उसके बाद है द विंग्ड वुमेन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, ये लॉ को दर्शाती थी। द लॉ टैबलेट, द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। ये जो लॉ टैबलेट था दिखाता था कि लॉ के सामने सब सेम है, सब इक्वल है, कोई अलग नहीं है, चाहे वो ज़्यादा अमीर हो चाहे कोई भी हो, लॉ के सामने सब सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।